बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 12 का सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी फील्ड ऑफ फोर्स। हम लोग अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर कूलम्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों ने आज चीज़ डिस्कस करनी है जी उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चैप्टर नंबर 12 का जिसको टॉपिक बुक में लिखा हुआ है जी फील्ड्स ऑफ फोर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर किसको डील करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डील करेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये फील्ड्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, इस टॉपिक में बच्चों सबसे पहले आप लोग देखें, अभी तक ना आप लोग वो पढ़ते आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद कूलम्स लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डील कर रहा है, और जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ था बच्चों ये ग्रेविटेशन को डील कर रहा था। यानी इसमें हम लोग बेसिकली डील करते हैं किसको, हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। किसको डील करते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जबकि इसमें हम लोग किसको डील करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स फोर्स को बोलते हैं। इसमें हम लोग डील करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है। अच्छा, अब इन लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों की बच्चों मैग्नीट्यूड्स के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन दी इन्होंने, और उनके डायरेक्शन के बारे में भी बताया। अभी दोनों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, ठीक है जी, जो फोर्स लगती है इनकी, और बच्चों साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे दोनों लॉ। मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है डील करती थी मैसेज से, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डील करती है चार्जेस से। तो हम लोग कह सकते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, F = G m1 m2/r², और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स फोर्स इसका फार्मूला था K Q1 Q2/r²। अब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती थी। तो मतलब बताने का मतलब ये कि ये दोनों बंदे ना फिजिक्स में इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे चुके थे, मगर फिर यहां पर 2 क्वेश्चन आए कि भाई ये फोर्सेस जो हैं, ठीक है जी, इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। एक क्वेश्चन ये जनरेट हुआ उस वक्त, और दूसरा क्वेश्चन ये आया कि ये कैसे एक बॉडी से, यानी एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैस से दूसरे मैस तक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसे ट्रांसमिटेड होती हैं। ये 2 क्वेश्चंस आ गए बच्चों सामने। अब इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बच्चों साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की। ओरिजिन तो अभी तक इनका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है ये स्टिल अननोन है बच्चों। ये तो अभी तक क्या है, अननोन है। ये तो आज तक आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है। इन्होंने तो बस ये बताया भाई फोर्स लगती है 2 चार्जेस के दरमियान में, 2 मैसेज के दरमियान में फोर्स लगती है, ये लो ये फॉर्मूले से निकालो उनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों अट्रैक्टिव होती है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होती है, जहां से इनकी डायरेक्शन को भी जज करते हैं। तो ये तो, मगर इनकी ओरिजिन के बारे में इनकी इंफॉर्मेशन, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए इन दोनों फोर्सेस को हम लोग आज तक क्या नाम देते आए हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो हम लोग कहते हैं इसी वजह से बच्चों ये हम लोग इनको नाम देते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। इनकी रीजन हमें नहीं पता, हाँ इनको हम लोग इनकी डायरेक्शन, इनकी मैग्नीट्यूड, इस चीज को देख सकते हैं बस, मगर अगर हम लोग कहें इनका ओरिजिन क्या है वो हमें नहीं पता। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। जबकि इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है वो ग्रेविटेशनल में तो हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कौन सी फोर्स की बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके एक ब्यूटीफुल अंकल जिनका नाम था माइकल फेराडे, प्यार से हमने वैसे ही, ठीक है, माइकल फेराडे,
ये साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने क्या काम किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब वो चीज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करनी है। तो पहले बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पहला पैराग्राफ पढ़ लें अच्छे तरीके से। पहले एक दो पैराग्राफ्स के अंदर सारी कहानी यही लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। फिर हम लोग आगे भी चलते हैं। अब देखें, यहां तक तो बातें बड़ी सिंपल सी होगी ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होती है? जाहिर बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी फील्ड के अंदर ही लगनी है, कोई फील्ड होगी तो उसमें फोर्स होगी ना। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखें, रीजन और स्पेस। इसकी डेफिनेशन लिख लें जी, द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द वो रीजन या वो स्पेस इन विच it exerts electrostatic force, in which it exerts electrostatic force on other charge when placed in that region। जब कोई दूसरा चार्ज बच्चों लाके इस चार्ज के रीजन में रखा जाएगा, दिस रीजन और स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन या स्पेस, ठीक है जी, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज लाकर रख दिया जाए तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नोट कर लें इसकी डेफिनेशन जल्दी जल्दी मिनट लगा के। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करेंगे। ये देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं जी यार, सपोज करते हैं जी मेरे पास ना ये एक चार्ज है, ठीक है जी, पॉजिटिव क्यू एक चार्ज है, फील्ड चार्ज है ये, ठीक है। इस चार्ज के गिर्द मैं ना डॉट्स की फॉर्म में ऐसे, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट्स से रिप्रेजेंट नहीं करते, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है जी। ये ऐसे सपोज करते हैं ये चार्ज क्यू के गिर्द इसका अपना एक घर है, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, जहां तक, ठीक है जी, ये मतलब इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता है। लेट्स सपोज ये इतना सा रीजन है। अब एक चार्ज है, ये फील्ड चार्ज। बच्चों इस चार्ज का नाम क्या है? फील्ड चार्ज, जिस चार्ज की फील्ड जनरेट हुई है। अच्छा, अब ये वो मैंने रीजन शो कर दिए, कितने रीजन तक, ठीक है जी, इसका घर है ये। अब एक दूसरा चार्ज है प्यारे बच्चों, क्यू नोड। इस क्यू नोड चार्ज को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। किसका नाम देते हैं? टेस्ट चार्ज का। ये टेस्ट चार्ज क्यू नोड अभी इस फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से अभी दूर है। तो क्या ये चार्ज और इन चार्जेस के दरमियान में कोई फोर्स होगी? भाई नहीं, ये दोनों एक दूसरे के रीजन से बाहर हैं। अच्छा, अब इस चार्ज की भी कोई अपनी फील्ड होगी, ऑब्वियस ही बात है भाई, इसकी भी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, वो भी शो कर दी है, मगर अभी ये दोनों एक दूसरे की फील्ड से बाहर हैं। देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस बिकॉज दोनों एक दूसरे की रीजन से बाहर हैं, आउट ऑफ रीजन है दोनों एक दूसरे के। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज क्या चीज होती है? पहले तो इसको जरा सुन ले बच्चों। टेस्ट चार्ज बेसिकली हम इसको क्यों बोलते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिर्फ आप लोगों को कुछ 2 मिनट बाद समझ आ जाएंगी। अच्छा, अभी पहले आप लोग ये देखें, ये चार्ज क्यू नोड, इसको मैं उठा के बच्चों लेट्स सपोज, अब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं कर रहा, ठीक है जी, वो फिर ना काफ़ी ज़्यादा गपला सा मच जाएगा, तो बस है ज़रूर है मगर है स्मॉल है।
वो मैं भी बता देता हूं कि हमने स्मॉल क्यों ली है। अच्छा, अब ये चार्ज क्यू नोड को जैसे ही मैंने बच्चों इस रेड वाले रीजन के अंदर लेके आया तो बच्चों इन दोनों के दरमियान में फौरन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। ये फोर्स अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की, वो तो इनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। देखें, ये टेस्ट चार्ज जो होता है ना, याद रखिएगा इसकी कन्वेंशंस कुछ यूं हैं कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हम लोग इसको यूजुअली हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, मगर हम लोग अपनी आसानी के लिए इसको क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। और दूसरे नंबर पे दूसरी सी कन्वेंशन ये है कि स्मॉल मैग्नीट्यूड का इसको लेना है। इसको स्मॉल में जितना ये चार्ज छोटा होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही क्या होगी बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही स्मॉल होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम होगी हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि देखें हम लोगों ने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस नहीं कर रहे, हम बेसिकली इस चार्ज की मदद से इस चार्ज की फील्ड को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं, देखिए ये दूर था, कोई फोर्स नहीं थी, यहां पर लेके आए कोई फोर्स नहीं, यहां पर लेके आए कोई फोर्स नहीं। जैसे ही रीजन में एंटर हुआ इन दोनों के दरमियान में फोर्स आ गई, आप लोगों ने वहां से जज कर लिया कि भाई अब दूसरे चार्ज की फील्ड शुरू हो गई है। इसका मतलब आप लोग इस चार्ज की मदद से इस चार्ज की फील्ड को टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को बड़ा होना जरूरी नहीं, अगर बड़ा होगा वो ज्यादा तो बच्चों वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टोर्ट करेगी, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी, उसके अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट करेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग चार्ज को छोटा लेते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम से कम इसको डिस्टर्ब करे, बस। और दूसरा ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है, अब ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सारी बात है इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। और अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन की फोर्स होनी थी, इसको आप लोगों ने पॉजिटिव ही लेना है। तो इसका मतलब अब जरा डेफिनेशन सुने, क्या डेफिनेशन थी, द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which it exerts electrostatic force on other charge when this charge is placed in the region of this field charge. That is the definition of electric field. तो बच्चों जाहिर बात है, अब ये देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है इस चार्ज Q नोड के ऊपर, हम लोग कहते हैं दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो चार्ज लेकर आए इस रीजन में, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज, ठीक है जी, पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या इसको प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लो जी बच्चों, यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी बातें हम लोगों ने कर ली हैं और बड़े आसान तरीके में। अब इधर से इसके कुछ यूनिट्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या निकालेंगे, एक तो पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट्स इसके कैसे निकालेंगे, देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब फोर्स के यूनिट आप लोगों को पता है न्यूटन होते हैं, चार्ज के कूलम्ब तो न्यूटन पर कूलम्ब, दैट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे यूनिट आ गया। अच्छा, मैं इसी को फर्दर ओपन कर सकता हूँ न्यूटन पर कूलम्ब को। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये पर कूलम्ब अपनी जगह पर रहने दें। अगर मैं अब आप लोगों से कहूँ इसका मतलब ये भी इसका एक SI यूनिट आ गया, मगर इसको मैं SI बेस नहीं बोल सकता क्योंकि कूलम्ब इज नॉट बेस यूनिट। अक्सर बच्चे इसको बेस यूनिट समझ बैठते हैं, ये तो बेस में है मगर ये कूलम्ब तो बेस में नहीं है, कूलम्ब तो डिराइव्ड यूनिट होता है। अच्छा, अब ये कूलम्ब होता है एम्पेयर सेकेंड, जरा थोड़ा सा देखिएगा, कूलम्ब होता है एम्पेयर सेकंड, तो पर कूलम्ब होगा पर एम्पेयर पर सेकंड। वो पर सेकंड जब इससे मिलेगा तो पर क्यूबिक सेकंड बन जाएगा और ये पर एम्पेयर बच गया। तो ये है बच्चों आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का SI बेस यूनिट। ये इसका कौन सा यूनिट है, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये SI बेस यूनिट है इसका। और इसी को देख के आप लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, किलोग्राम की जगह पर M, मीटर की जगह पर L, सेकंड की जगह पर T, एम्पेयर की जगह पर A या I। तो ये बन गई इसकी डायमेंशंस क्या बन गई, M L T की पावर -3 A की पावर -1, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ या डायमेंशंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसकी डायमेंशंस भी आ गई। तो बच्चों ये छोटे छोटे एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं जो कि आप लोगों को मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये डायमेंशंस आ गई, इसके यूनिट्स आ गए, बेस यूनिट्स आ गए, इसका फार्मूला आ गया, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इनको बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर क्यों बोलते हैं, इनकी ट्रांसमिशन को किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, वगैरह वगैरह, ये वो, ठीक है। अब आखिर पर एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की, ठीक है, ये देखें ये चार्ज है ना, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इसी टॉपिक का हिस्सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको आप लोगों ने जरा डिटेल में देख लेना। अब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर मालूम करनी हो एक चार्ज के गिर्द। मैं कहता हूं यार ये देखें मेरे पास ना ये एक चार्ज है, इस चार्ज के गिर्द ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। रिप्रेजेंट इसको लाइन से करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं वैसे ही बस ये बता रहा हूं। मैं कहता हूं यार इस पॉइंट पी पर ना इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने मालूम करनी है। अब इस पॉइंट का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, तो बच्चों इधर सुने जरा, अब इसको कैसे मालूम करना है इसके लिए आप लोगों ने गौर से सुनना है। वही काम हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो चलिए मुझे बताएं कि दोनों चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला क्या भी आप लोगों ने पढ़ा जी, F/Q नोड, यही पढ़ा है। अच्छा, अब ये जनरल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यही आप लोगों ने मालूम करनी है। मगर ये फोर्स यहां पर आपको पता है, ये तो दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स होती है, तो यहां पर दो चार्जेस, इस वक्त एक Q है दूसरा Q नोड है, तो प्यारे बच्चों यही फोर्स बराबर होगी Q नोड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ गया जी ये Q नोड, ये नहीं। मगर आप लोग यहां पर देखें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा जब कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डील किया था, मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में बताया था, तो इधर यूनिट वेक्टर लाजमी आएगा, ठीक है। तो अब Q1 Q2 की जगह पर Q नोड आ गया। अब ये Q नोड इस Q नोड से कट गया और आपके पास बचा E इज इक्वल टू K Q/R स्क्वायर और साथ में आ गया R यूनिट वेक्टर। इसी को मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/R स्क्वायर, साथ में आ गया R यूनिट वेक्टर। सो दैट इज द फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है बच्चों, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/R स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई। ये नहीं, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड उसकी जब आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो ये इसका फार्मूला आ गया है। और यहां से साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का R स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक चार्ज से डबल डिस्टेंस पर चले जाएं, यानी डिस्टेंस को डबल कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग एक चार्ज है, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से जिस तरह से दूर जाते जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वीक होती जा रही है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 0। मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, आप लोग किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, तो ये देखें जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये पूरी चीज 0। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 0। तो याद रखिएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज 0। तो बच्चों किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। तो बच्चों ये इस तरीके के कुछ एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट के हवाले से तो आपको पता है, इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोगों के भी एफएससी के हवाले से मैंने ये चीज़ें बताई हैं। एंट्री टेस्ट के अलहदा से लेक्चर्स हैं इनके ऊपर डिटेल में, ठीक है। वो फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए उनको मैंने अलहदा से उसकी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। तो ठीक है जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।